चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। माँ का स्थान जीवन में सबसे ऊपर होता है और माँ और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि उसे कभी वो उसमें कोई कमी नहीं आ सकती। माँ के प्रति आदर प्रेम न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। नहीं, हम मंत्री पद के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसकी धार और तेज कैसे हो। तो कहते हैं कि जब कोई बाहर से आपको चोट पहुंचाता है ना, उसे आप झेल लेते हैं, लेकिन जब परिवार में अंदर में कोई कलह होते हैं उसको झेलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो माँ को आप बहुत प्यार करती हैं, तो माँ को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही हैं? माँ का स्थान जीवन में सबसे ऊपर होता है और माँ और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि उसे कभी वो उसमें कोई कमी नहीं आ सकती। माँ के प्रति आदर प्रेम न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। मैं रेगुलरली जाती भी हूँ, माँ से मिलती भी हूँ, उनका आशीर्वाद भी लेती हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से यदि उनका संरक्षण पार्टी को मिले, वो हमारे साथ आएँ, उनका अनुभव मिले। तो हमने इसका एक प्रस्ताव भी भेजा है और मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक हो। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ। पहले हम एक साथ रैलियां करते हुए, हाथ से हाथ मिलाते हुए माँ बेटियों को देख पाएंगे? मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने हमेशा की है। मैंने पहले भी कहा कि मेरी सोच हमेशा सकारात्मक रही है। मैं नेगेटिव एनर्जी में विश्वास ही नहीं रखती और मेरे हाथ में तो यही है कि मैं कोशिश कर सकती हूँ। 2016 में आपको मंत्री बनाया, उसके बाद आप हट गई। 2017 में चुनाव आए तो आपको 2016 में बना दिया गया। फिर 2022 में अब आने वाले हैं, आप फिर से मंत्री बन गई हैं। तो ये अवसरवादिता को देख के कभी कभी खींच नहीं होती है बीजेपी की? नहीं, हम मंत्री पद के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसकी धार और तेज कैसे हो। हमारी पार्टी का गठन हुआ जो हाशिए पर पड़ा हुआ वर्ग है, वंचित है, शोषित है, सदियों से सताया हुआ है, उसके हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना, उसकी भागीदारी कैसे हो, उसका प्रतिनिधित्व कैसे हो, तो उसके लिए हम निरंतर काम करते हैं। तो हमारा जब लक्ष्य ही अलग है तो मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान जाता ही नहीं है। हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। पद रहे तो भी, ना रहे तो भी, रहेगा तो भी और करेंगे, नहीं रहेगा तो और उससे ज़्यादा करेंगे। ये हमारी सोच है। आप हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहती हैं, तो मैंने पहले ही उसका आंसर भी दे दिया है कि आप कहती हैं कि जितनी मेरी क्षमता है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे मेरा पद दिया है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि एक लड़की जो LSR से पढ़ी है, MBA भी है, उसकी क्षमता बस इतनी ही थी कि बस वो एक बार मंत्री बनेगी, फिर मंत्री बनेगी, फिर वो हट जाएगी, फिर वो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलती है? तो इतनी क्षमता है, आप नहीं मानती कि आपको CM का चेहरा होना चाहिए? मेरी क्षमताओं का आकलन किसी पद से क्यों कर रही हैं आप? मेरी क्षमताओं का आकलन ये है कि आप यहाँ मुझे बैठाकर मुझसे बात कर रही हैं, मेरे बारे में इतना जानने के लिए, समझने के लिए आप इतनी इच्छुक हैं और मुझे आप ये मौका दे रहे हैं कि मैं अपनी बात को आपके इस फोरम के मंच से पूरे प्रदेश की जनता से कह रही हूँ। तो मेरी क्षमता इतनी है कि पूरे प्रदेश और देश की जनता मुझे सुन रही है। तो केवल एक पद तक उसे सीमित मत करिए। लेकिन जब नेता जितने बड़े ओहदे पे पहुंचता है, उसके पीछे पीछे चलने वाले लोग भी उसके साथ उतना लेवल अप होते रहते हैं। तो क्या आप मानती हैं कि आपको CM का चेहरा होना चाहिए? देखिए, अभी हम एक भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग में मिलकर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और जो आज की परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई की भूमिका में है और हम एक छोटे भाई की भूमिका में हैं। इसलिए जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ने करना है, बड़े भाई ने करना है और हम उनके साथ में हैं। हमको मिलकर सरकार बनानी है, उसके लिए हम सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पूरी तरीके से अपने संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं। फिर से हमें मौका मिले, जनता का आशीर्वाद मिले, फिलहाल हमारी यही कोशिश है। ठीक है, लेकिन एक सवाल है महिला के तौर पर, और मैं हमेशा जब भी कोई महिला सांसद नेता होती है मुझसे हमेशा पूछती हूँ कि बीजेपी में जब तक योगी जी हैं, क्या आपको लगता है कि तब तक कोई भी महिला जो है उसको CM पद की रेस में भी कभी वो होगी? कभी भी बीजेपी की ओर से कभी भी महिला नेता कभी CM बन पाएगी? ये आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। देखिए, मुख्यमंत्री की बात जहाँ तक है, मैंने पहले भी कहा कि ये पार्टी ने तय करना है, भारतीय जनता पार्टी ने तय करना है। आवाज उठाने वाली बात भी तो होती है ना? नहीं, मुझे लगता है कि इस विषय पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी पार्टी जब ये तय करने की परिस्थिति में होगी तो ये हमारा विषय होगा। इट्स राइट टाइम टू गो देयर एंड फाइंड इट।
मैं बीजेपी के निर्णयों में और उनके मसलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकती हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने तय करना है और ये हम उन पर छोड़ते हैं। हमारी पार्टी में महिलाओं की बहुत भागीदारी है, आप सामने देखिए ना कितनी महिलाएं नजर आ रही हैं, मंत्री बन के बैठी हुई है। पार्लियामेंट में अभी भी थोड़ी सी कमी है शायद। पार्लियामेंट में निश्चित रूप से भागीदारी बढ़ रही है और प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस बार आप देखिए मोदी जी के मंत्रिमंडल में बहुत सारी महिलाएं शामिल हुई हैं, तो नई जिम्मेदारियां महिलाओं को मिल रही हैं और धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। कास्ट सेंसस के बारे में आप बार बार बहुत मुखर होकर बात करती हैं, क्यों ये कास्ट सेंसस आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है? ये मेरे लिए नहीं, ये देश के लिए इम्पोर्टेंट है। चुनावों के लिए ये नहीं है, चुनाव के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देश की ज़रूरत है, ये बहुत जायज़ मांग है। और 1931 के बाद हमारे देश में जाति जनगणना नहीं हुई। आज देश में पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ी आबादी है, उसमें बहुत सारी जातियां आती हैं। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो आज अदृश्य के रूप में हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है। आप जब तक कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, आपके पास जो कमज़ोर तबका है या ओवरऑल प्रामाणिक आंकड़े नहीं आएंगे। और जब तक आप जानेंगे नहीं कि भारत जातियों का देश है, जातियों के वजूद को आप नकार नहीं सकते, और इसलिए किस जाति की कितनी आबादी है ये आंकड़े हमें एक साइंटिफिक तरीके से किए हुए जनगणना की एक्सरसाइज से ही पता चलेगा। और जब हमारे पास आबादी के सही आंकड़े होंगे हर समूह के, हर जाति समूह के, तो सरकारें उसके लिए अपने नीति निर्धारण को भी सही तरीके से कर पाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि 1931 में जिस जातीय जनगणना के प्रश्न पर एक पूर्ण विराम लगा, उसको हमें फिर से एक नए भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, हमें करने की ज़रूरत है। जो देश का विशेष तौर से दबा कुचला वर्ग है, उसकी भी भागीदारी, उसका भी प्रतिनिधित्व देश के पावर और प्रिविलेज सर्किट में होना चाहिए, और उसके लिए उनकी आबादी के प्रामाणिक आंकड़े हमारे पास होने चाहिए। अनुप्रिया जी एक सवाल मैं बीच में ले रहा हूँ। आपने जातीय जनगणना की बात कर दी कि वो होने चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल है जो कि उत्तर प्रदेश में उठ रहा है कि कोटा विद इन कोटा, आरक्षण के भीतर आरक्षण। तो कहा यह जाता है कि जो दबंग जातियां हैं, वो जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनका कोटा लेती हैं। तो आपका स्टैंड क्या है? क्या आपको मैं लगता बिल्कुल है बताती हूँ, कोटा विद इन कोटा अभी लागू होना चाहिए? कर्पूरी फॉर्मूला जैसे बिहार में लागू है वैसे उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए? मैं इसको स्पष्ट कर देती हूँ। अक्सर ये विषय जो आपने कहा, ये राजनीति में उठता है चर्चा में कि बहुजन आंदोलनों के माध्यम से जनतंत्र में जो राजसत्ता पैदा हुई, उसमें अवसरों का लाभ उन जातियों को ज़्यादा मिला जिनका संख्या बल अधिक है, और जिन जातियों का मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया अदृश्य, यानी बहुत छोटी है, संख्या बल कम है, उन तक लाभ नहीं पहुंचा। तो मैं इसीलिए कह रही हूं कि मेरी पार्टी का कहना है कि जब आप कास्ट सेंसस कराएंगे तो छोटी छोटी बहुत छोटे संख्या बल वाली जो जातियां हैं, उनकी संख्या के सही आंकड़े क्या है ये स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। जब आपके पास पिछड़ा वर्ग में सारी जातियों के आंकड़े स्पष्ट रूप से प्रामाणिक आंकड़े सामने आएंगे, तब आप ये तय कर पाएंगे कि जो भी सरकार के कानूनों का, सरकार की योजनाओं का लाभ है, किसको अनुपात में उसकी आबादी के कितना मिलना चाहिए, किसको ज़्यादा मिला, किसको कम मिला, किसको नहीं मिला। लेकिन जब तक आपके पास आबादी के आंकड़े नहीं हैं, आप ये फैसला नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक अनुमान होगा, ये एक अनावश्यक चर्चा भी हो सकती है कि किसी ने ज़्यादा लिया, किसी ने कम। आंकड़े ही आधार बनेंगे, और जब आंकड़े आ जाएं तो मुझे लगता है जिसकी जितनी आबादी है उसको आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारी पार्टी इसकी पक्षधर है। एक सवाल जुड़ा हुआ है, बिहार में कर्पूरी फॉर्मूला लागू है, वहाँ पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग दोनों है। तो क्या जब तक आप कह रही हैं कि जब तक जातीय जनगणना नहीं हो तब तक उत्तर प्रदेश में ये लागू नहीं होना चाहिए? मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूं कि कोई भी बड़ा निर्णय यदि हमने लेना है, मैं यहाँ उदाहरण दूंगी कि जब 90 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो उसमें कहा गया कि 54% आबादी है पिछड़ों की, लेकिन उसका आधार क्या था? 1931 की जनगणना। यदि आज की तारीख में हम उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कोई भी बड़ा कानून बनाना चाहते हैं या कोई डिसाइसिव निर्णय लेना चाहते हैं, तो उसका साइंटिफिक ग्राउंड होना चाहिए, साइंटिफिक आधार होना चाहिए, नहीं तो आपका निर्णय सही नहीं होगा। अगर आपको उपयुक्त उचित निर्णय लेना है तो उसका आधार वैज्ञानिक होना चाहिए। सिर्फ इतनी मेरी अपील है। कि आपने अपनी मदर के खिलाफ जाकर जो ये फैसला लिया बीजेपी के साथ आने का, क्या आपको लगता है कि ये सही फैसला था? नहीं, माँ के खिलाफ तो मैं कभी हो ही नहीं सकती।
बेटी माँ की परछाई होती है, माँ के खिलाफ बेटी कैसे हो सकती है। मैंने जो फैसला लिया है वो पार्टी कार्यकर्ताओं के, जनमानस के भविष्य को देखते हुए लिया है। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा के प्रति हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है और उसको देखते हुए हमें ये उचित लगा कि अपना दल को और भारतीय जनता पार्टी को साथ में आना चाहिए और हम साथ में आए। हमें जनता ने इस गठबंधन को हृदय से स्वीकारा तो यानी कि निर्णय सही ही हुआ ना, नहीं तो जनता हमें नकार देती। हम और आप अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? जनता तय करेगी, जनता ने तय कर दिया। सर्टिफिकेट पे ही आने वाली थी अगला जो मेरा क्वेश्चन था। अनुप्रिया जी, एक सवाल आपका सप्लीमेंट्री सवाल है। आपने कहा कि हम लोग साथ साथ आए, बीजेपी के साथ आए, तो आपको लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ना चाहिए और उन्हीं का चेहरा सामने रखकर चुनाव में जाना चाहिए, और चुनाव में अगर जीत मिलती है तो मुख्यमंत्री फिर से योगी आदित्यनाथ को ही बनना चाहिए? आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसपे मैं फैसला लेने की अधिकारी नहीं हूँ। हम पर्सनल चॉइस पूछ नहीं, रहे हैं। व्यक्तिगत चॉइस से तो राजनीति नहीं चलती, ना ही सरकारें चलती हैं। ये एक व्यवस्था होती है जिसके अनुरूप इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। माननीय योगी जी ने प्रदेश को 5 साल तक अपनी ऊर्जा से नर्चर किया है, विकास के तमाम कार्य किए हैं। उनका चेहरा आगे रखना है, नहीं रखना है, उनको क्या जिम्मेदारी देनी है, ये हम तय नहीं कर सकते। ये फिर मैं कह रही हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का मसला है और अपना दल उसमें हस्तक्षेप कतई नहीं करेगा।